अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज 25वां दिन है। इसराइली फौज ने पीर की रात हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और अंडरग्राउंड सुरंगों को तबाह करने का भी दावा किया गया। फौज ने सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर हमला किया। इस दौरान हमास के कई मेंबर्स मारे गए। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने हमास के सीनियर लीडर नसीम अबू अजीना को भी मार डाला है। अबू अजीना 7 अक्टूबर को इसराइल के 2 शहर एरेज और नेतिफ हसारा पर हमले का मास्टरमाइंड था। इसराइली फौज ने कहा कि हमने गाजा में कई घंटे तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया। इस दौरान हमास के कब्जे में मौजूद एक खातून फौजी को भी छुड़ा लिया। ये फौजी अब अपने खानदान के साथ है। इसराइली फौज ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जाएगा। उधर पीर की रात वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 अक्टूबर से इसराइल जंग में है। हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की। इसराइल ये जंग नहीं चाहता था। हम सीज फायर का ऐलान नहीं करेंगे। ये हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। आज शाम में ये इत्तला आई कि इसराइल ने एक कैंप पर हमला किया जिसमें कई लोगों की वहां पे मौत हुई है। इसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में मराठा तहफ़्फ़ुज़ात की मांग को लेकर शुरू हुई तहरीक पुरतशद्दुद हो गई। ये रियासत के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गई है। इसके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी मुजाहरे हो रहे हैं। पुणे मुंबई एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर जाम लग गया है। इन शहरों में आगजनी के वाक़यात सामने आए हैं। भीड़ और माजलगांव के बाद मंगल की रोज जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। इससे पहले उमरगा कस्बे के नज़दीक तुरेरी गांव में भी पीर की देर रात आगजनी हुई थी। तुरोरी में मुजाहिरीन ने कर्नाटका डिपो की एक बस में आग लगा दी थी। इसी तरह रियासत के अलग अलग इलाकों से पुरतशद्दुद एहतजाज की खबरें सामने आ रही हैं। मुबैना स्किल डेवलपमेंट स्कैम में 52 दिन जेल में गुजारने के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू मंगल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मंजूरा उबूरी जमानत के बाद राजमंड्री सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। उनके अपराध खानदान और तेलुगु देशम कायदीन के अलावा सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने जेल से बाहर आने पर उनका इस्तेमाल किया। जेल से बाहर आवाम को मुखातिब करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल सियासी करियर में कोई गलत काम नहीं किया और न किसी को गलत काम करने की इजाजत दी। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों और बैरून ममालिक रहने वाले तेलुगु अवाम से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उनकी तायद के लिए मखरूज रहेंगे। तेलुगु देशम सरबराह ने तायद के लिए सियासी जमातों और उनके कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने बिलखुसूस जलसेना पार्टी लीडर और अदाकार पवन कल्याण का नाम लिया, जिन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में जनसेना पार्टी और तेलुगु देशम मिलकर मुकाबला करेंगे। बाद चंद्रबाबू नायडू गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ अमरावती रवाना हो गए। खबर अजी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस में सेहत की बुनियादों पर साबिक चीफ मिनिस्टर को 4 हफ्तों के लिए उबूरी जमानत मंजूर की। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने हुक्म सुनाते हुए चंद्रबाबू नायडू के लिए 28 नवंबर तक उनके इलाज बशमुल मोतियाबंद की सर्जरी के लिए उबूरी जमानत मंजूर की है। తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా నమస్కారాలు, అభినందనలు. ఈరోజు నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మీరందరూ కూడా 52 రోజులుగా ఎక్కడికక్కడ రోడ్డు మీదకి వచ్చి నా కోసం మీరు సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు, పూజలు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు పూజలు చేశారు, నా కోసం ప్రార్థనలు చేశారు, ఎక్కడికక్కడ సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు. మీ యొక్క అభిమానం, మీరు చూపించిన అభిమానం నా జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే కాకుండా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఇవన్నీ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో మీరు చూపించే అభిమానం, దేశంలో ఎక్కడికక్కడ మీరు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మీరు చూపే సంఘీభావం ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో మీరు చూపించిన అభిమానం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను. అదే సమయంలో ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ నేను చేసిన అభివృద్ధి కూడా మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. ఆ రోజు నేను చేసిన పనుల వల్ల సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది, మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడిందో, ఉపయోగపడిన వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు. ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా, తెలంగాణలో కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली और पार्लियामेंट के अरकान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। रुकन पार्लियामेंट और दुब्बाक असेंबली हल्के से बीआरएस उम्मीदवार कुत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू के हमले के पेश नज़र हुकूमत ने सभी अरकान असेंबली और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इजाफा करने का फैसला किया है। फिलहाल दी जा रही 2+2 की सिक्योरिटी को 4+4 किया गया। इस सिलसिले में तमाम जिला ओहदेदार को इंटेलिजेंस के एडिशनल डीजी ने हिदायत जारी की है। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी पर हमले के खिलाफ आज दुब्बाक बंद मनाया गया। बीआरएस कारकुनों की जानिब से दौलताबाद दुब्बाक में रैलियां मुनज़्ज़म की गई। दुब्बाक के तमाम ताजिर पेशा अफराद ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। आरटीसी बसें भी
दुब्बा के शाहराहों पर नजर नहीं आई और तमाम शाहराहें सुनसान नजर आई। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। हल्का असेंबली दुब्बा के बीआरएस उम्मीदवार कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमले के वाकये में कांग्रेस का एक कारकुन मुलविस है, लेकिन पार्टी के लीडर फर्जी तस्वीर और वीडियोस के जरिए उसकी पर्दापोशी की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम रियासती वजीर वो बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने पार्टी का खंडवा पहने हुए मुलजिम की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ही थी जिसने प्रभाकर रेड्डी पर हमला किया था। केटीआर ने पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें मजीद सबूत की जरूरत है क्या। वाज़ेह रहे कि कल प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमले का वाकया पेश आया था। इस वक्त वह हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। रियासती वजीर हरीश राव ने मंगल के रोज बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमले की कोशिश को कम करने के लिए अपोजिशन लीडरों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि सीनियर लीडर भी इतने संगीन वाक़े पर रोशनी डाल रहे हैं। हरीश राव ने अस्पताल में प्रभाकर रेड्डी की इयादत की। बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात माजी में नहीं हुए थे। प्रभाकर रेड्डी की डॉक्टरों की तरफ से मुसलसल निगरानी की जा रही है। उनकी छोटी आंत में 4 चोटें आई थी जिन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने अपोजिशन पर लोगों को मुश्तइल करने और फसाद करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तेलंगाना की सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। అపహాస్యం చేసే విధంగా కొంతమంది వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అటువంటి అవసరం లేదు. ఇవాళ అంత తీవ్రంగా రక్తస్రావం జరిగి దాదాపు 3 ఇంచు కత్తి కడుపులో దిగి కడుపులో చిన్న పేగు కూడా 4 చోట్ల రంధ్రాలు పడి దాదాపు 15 సెంటీమీటర్లు ఆయన కడుపును ఓపెన్ చేసి దాదాపు 3.5 గంటలు సర్జరీ జరిగి बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन ने बीआरएस रुकन पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर किए गए हमले की मजम्मत की और कहा कि इस वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने ये वजाहत की कि इस हमले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद बीआरएस के कारकुनों की जानिब से उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया, जिसकी उन्होंने शदीद मजम्मत की। उन्होंने पुलिस पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद बीआरएस को बंद मनाने और एहतजाज करने की किस तरह इजाज़त दी गई है, इसकी वजाहत की जाए। దాడి చేసినటువంటి మిత్రుని పేరు గట్టాని రాజు. వీరికి ఒక సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది. మిత్రుని పేరు గట్టాని రాజు. వీరి ఊరు చెప్యాల గ్రామం, నిరిదోడి మండలం చెప్యాల గ్రామం. గట్టాని రాజు ఈ సోదరుడి పేరు గట్టాని రాజు అని పెట్టుకొని కింద వారి ఫేస్బుక్ పేజీలో వారు పెట్టుకుంది ఏంటంటే జై కాంగ్రెస్ నిరిదోడి మండల్. ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, ఇది సోదరుడి ప్రొఫైల్ పిక్. ఇది ఫేస్బుక్ చూస్తే మీరు కూడా చూస్తే వారి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ పేజీలో కనబడేటువంటి అంశం ఇది. స్టడీడ్ ఎట్ ఆల్ ఫోర్స్ జూనియర్ కాలేజ్ కరీంనగర్, లివ్స్ ఇన్ కరీంనగర్ ఇండియా ఫ్రమ్ సిద్దిపేట్. ఇది రాజు గారి ప్రొఫైల్ పిక్. ఇది మీరు అందరి ఫేస్బుక్ పేజీ చూస్తే మీకు కనబడుతుంది. ఈ తర్వాత రెండోది వారి దగ్గర ఒక ఐడి కార్డు దొరికింది. हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने कहा कि 3 नवंबर को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के दफ्तर के हाथ में सेक्शन 144 नाफिज रहेगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान सिर्फ 3 गाड़ियों को इजाज़त होगी और अफसर के दफ्तर में सिर्फ 5 अफराद को दाखिले की इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 13 नवंबर को जांच होगी और 15 नवंबर को नाम वापस लेने की मोहलत खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है, मैं वोटर हूं, इस उन्वान के साथ स्टिकर घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर चिपका करेंगे और 25 नवंबर तक वोटर स्लिप भी तकसीम कर दी जाएगी। పంచడం జరుగుతాయి. 10వ తారీఖు నుంచి 25వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమం మొదలవుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇంటికి కూడా మన బిఎల్ఓస్ అనేది విజిట్ చేస్తూ ప్రతి ఓటర్కు ఈ ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ స్లిప్ అనేది వాళ్ళు అందజేయడం జరుగుతాయి. ఈ ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ స్లిప్ ఓన్లీ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్కి మాత్రమే. ఇది ఐడి కార్డు కింద మన ఓటింగ్ రోజు తీసుకోరు. ఐడి కార్డు కింద మనం మొత్తం ఎపిక్ కార్డు ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటాము. సపోజ్ ఎవరికైనా ఎపిక్ కార్డు లేదంటే ఇది కాకుండా ఒక 12 డాక్యుమెంట్స్
12 డాక్యుమెంట్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగినాయి. మోస్ట్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు, మన్నరేగా, ఎన్ఆర్జిఎస్ జాబ్ కార్డు, పాస్బుక్స్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇష్యూడ్ బై बैंक और पोस्ट ऑफिस. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुकूमत के अहम महकमों, रेवेन्यू और दूसरे खलमदान अपने पास रखते हुए रियासत की अवामी दौलत को लूट रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तक बीआरएस हुकूमत ने 1 लाख करोड़ की अवामी दौलत को लूट लिया है. फिर एक मरतबा इस पार्टी को इख्तिदार में लाने पर केसीआर खानदान अवामी दौलत को मजीद लूट लेगा. राहुल गांधी ने आज महबूबनगर जिले के कोल्हापुर में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही. इस जलसे आम में प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली थी, लेकिन उनके बजाय राहुल गांधी ने शिरकत करते हुए अवाम से खिताब किया. आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता, माताएं, बहनें, बेरोजगार युवा, ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబం ఉంటే ఇంకొక వైపు యావత్ తెలంగాణ సమాజము, నిరుద్యోగులు, మహిళలు, యువతి యువకులు ఉన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. दुराला सरकार के 2 सबसे बड़े चिन्ह हैं जिनको तेलंगाना की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है. इसके बारे में आपको हर रोज सुनने को मिलता है. दुराला తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయం తెలంగాణ సమాజం ప్రతిరోజు వీక్షిస్తూనే ఉంది, ప్రతిరోజు గమనిస్తూనే ఉంది, ప్రతిరోజు అనుభవిస్తూనే ఉంది. सबसे बड़ा धोखा कलेश्वरम ప్రాజెక్ట్ का धोखा, అత్యంత పెద్ద మోసం, దగా ఈ ప్రభుత్వం చేసిందంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరు మీద లక్షల కోట్ల అవినీతి అనే మోసం. बीजेपी बीआरएस ने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया. चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने आज रियासत के अवाम को खबरदार किया कि बीआरएस के बजाय अगर गलती से कोई दूसरी जमात इख्तिदार में आती है तो अवाम को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जमातों के इख्तिदार में आने से अवाम के गैर ज़रूरी मुश्किलात पैदा होंगे. बीआरएस के 10 साल दौर में रियासत में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ और न ही कर्फ्यू नाफिज किया गया. गुज़िश्ता 10 साल से रियासत तेलंगाना में अमन कायम है और इस अमन की वजह से ही रियासत हमाजहत तरक्की की तरफ गामजन है. चीफ मिनिस्टर ने आज मिर्यालगुड़ा और हुजूर नगर में बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों से रियासत में उनकी हुकूमत ने अमन को कायम रखते हुए गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया है. ఏది నిజమో తేల్చిన తర్వాతనే ఓటేయమని నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఎన్నికలలో వ్యక్తులు నిలబడతారు, పార్టీకి ఒక ఆయన నిలబడతాడు. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ తరఫున సైదిరెడ్డి గారు, అక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, బీజేపీకి ఎవరు ఇంకా తెలియదు, ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. కానీ వ్యక్తుల వెనుక పెద్ద పార్టీ ఉంటుంది. మీరు మంచిగా వినాలి దయచేసి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఇది. ఆయా పార్టీల యొక్క చరిత్ర ఏంది, వాళ్ళ వైఖరి ఏంది, ఆ పార్టీల దృక్పథం ఏంది, ఆ పార్టీ యొక్క ఫిలాసఫీ ఏంది, ఎవరి కోసం పనిచేస్తుంది ఆ పార్టీ అనేది మీరు చర్చ జరపాలి. అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దళిత బిడ్డలు ఉన్నారు, నేను మొదలు పెడుతున్నా. దళిత బిడ్డలు అనాదిగా అణచివేత గురవుతూ ఉన్నారు. యుగ యుగాలుగా తరతరాలుగా వివక్షకు వెనుకబాటుతనానికి గురవుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఈ దుస్థితి, ఎందుకు ఉండాలి ఈ కర్మ? మనలాగా వాళ్ళు పుట్టలేదా? మన సాటి మానవులు కాదా? స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలోనే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కనుక ఈ ఆలోచన చేసినుంటే ఈరోజు దళిత సమాజం ఇన్ని బాధలు పడేది కాదు. దయచేసి బాగా సీరియస్గా ఆలోచించాలి. బట్ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में मंगल को तेलंगाना भवन में साबिक वजीर डॉक्टर नागम जनार्दन रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी, करीमनगर के कांग्रेस लीडर के जयपाल रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे
कई सीनियर कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए केसीआर ने आगाह किया कि बीआरएस कायदीन पुरतशद्दुद हमलों को कतई बर्दाश्त उन पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस किस्म की गैर समाजी अनासिर को आने वाले असेंबली इंतखाबात में अवाम की मदद के साथ मुनासिब सबक सिखाया जाएगा। रियासती वज़ीर तरसनी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के असेंबली सनतनगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पदयात्रा करते हुए अवाम उन्नास से मुलाकात की। उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि तमाम ज़ेर इल्तिवा काम इंतखाबात के बाद बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के बाद पाए तकमील किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि बीआरएस की 9 साल कारकर्दगी से वो जानकारी हासिल करें और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही उन्हें वोट दें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज कामारेड्डी में बीआरएस कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब रेवंत रेड्डी कोडंगल में ही इंतखाबात हारने वाले हैं तो वो कामारेड्डी में आकर क्या करेंगे। కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రకటన చేశారు. 114 నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఎక్కడెక్కడ పోటీ చేస్తారో ప్రకటన చేసినారు. 114 నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తే 113 నియోజకవర్గాల మీద పెద్ద ఉత్సాహం ఆసక్తి లేదు. ఎందుకంటే అవన్నీ దాదాపుగా తెలిసినే ఉండే. కానీ ఒకే ఒక్క నియోజకవర్గం మీద ఇలా రాష్ట్రం మొత్తం దృష్టి ఉన్నది. రాష్ట్రం మొత్తం మీ వైపే కామారెడ్డి వైపే చూస్తా ఉన్నది అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే రాష్ట్రం అంతా చూస్తా ఉంది. అసలు కేసీఆర్ ఏంది, కామారెడ్డికి ఎందుకు పోతుండు, ఏ కారణం చేత కామారెడ్డి ఎంచుకున్నాడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి మొత్తం రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ ఆసక్తిగా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా కామారెడ్డి తీర్పు వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి పోతున్నారు? వాళ్ళ అమ్మగారి ఊరు బీబీపేట మండలం పోసాన్పల్లె అక్కడికి పోతుండా, లేదా కామారెడ్డిలో ఏదైనా కొత్త ఆలోచనతో కొత్త కార్యాచరణతో పోతున్నాడా అని టీవీలలో పేపర్లలో రకరకాల కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు, తెలంగాణను సాధించిన నాయకుడు, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఎక్కడి నుంచైనా గెలవగలిగిన అభిమానం. बीआरएस पार्टी के रुकने काउंसिल कविता ने कहा कि तेलंगाना तरक्की का मॉडल हिंदुस्तान की रियासतों को एक नई सिमत दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना ने मुख्तसर वक्त में बहुत तेज़ी से तरक्की की है और उसने जामे तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इंतज़ामिया में इंसानी हमदर्दी के पहलू को मुतारिफ करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को अभिनव चाणक्य से ताबीर किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में एक कविता का कलीदी लेक्चर एक्सप्लोरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट दी तेलंगाना मॉडल पर उन्होंने बात की। That we are able to continue the legacy of both that enlightenment and that innovation that our luminaries have given us. I just hope we can walk on their path and make them proud. And when we think about the luminaries from India, we cannot but ignore Chanakya. His policies, his theory is known as Chanakya Niti, who spoke of governance for the welfare of the people and society. Sometimes it's used in a negative connotation, but when taken in a right sense, it speaks about the welfare of the people and society. And especially his Ardhashastra, that provides timeless insights into the responsibilities of a statesman, a guidepost, I think, that echoes in the visionary leadership of our Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao also. We call him KCR very fondly. So here on, I'll refer to him as KCR. Although the state was formed in 2014 in June 2nd, it was a 5-decade-long fight. In 2001, Honorable KCR had given a proposal to the people of Telangana that why don't we fight in a very peaceful but a political battle to make sure the statehood is achieved. People have blessed him, people have stood with him, and we fought under his leadership from 2001. So
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी के कामारेड्डी के म्युनिसिपल नायब सदर नशीन इंदु प्रिया, काउंसलर वंशी, चंद्रशेखर रेड्डी, सूर्या, सुरेंद्र रेड्डी, श्रीकांत, अरविंद कुमार और दीगर कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस एक बहुत बड़ा नमस का क्लब है इनका, इसका प्रेसिडेंट है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में बीआरएस हुकूमत के खिलाफ करप्शन के अपने इल्जाम को उजागर करने के लिए एक डमी एटीएम कायम किया। असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम के हिस्से के तौर पर अपोजिशन ने कालेश्वरम एटीएम के साथ अवाम की तवज्जो मौसूल कराने के लिए यह मुनफरिद तरीक़ेकार इख्तियार किया। प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बदनुमानी का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस कायदीन ने सड़क के किनारे एक डमी एटीएम कायम किया। कालेश्वरम एटीएम से उसे मौसूम किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर केसीआर, उनके फर्जंद केटी रामाराव, दुख्तर कविता और भांजे हरीश राव की तस्वीर आवेदन की गई। एटीएम पर तहरीर किया गया, सदी का सबसे बड़ा स्कैम। केसीआर के इब्तदाई 3 अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कालेश्वरम करप्शन रॉ तहरीर किया गया। ఇది మన డబ్బు, ఇది మన పేదల డబ్బు, తెలంగాణ ప్రజల డబ్బు। కాళేశ్వరం రీడిజైన్ పేరుతోటి सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मंगल को फोन हैकिंग की कोशिशों के इल्जाम आयद किए और आईफोन्स पर उन्हें जो पैगाम मौसूल हुए उन्हें मीडिया में शेयर भी किया। उन कायदीन ने चौकसी के जो पैगाम मौसूल हुए उसमें पढ़ा जा सकता है कि रियासत की सरपरस्ती में हमलावर उनके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। एक और पैगाम में पढ़ा जा सकता है कि एप्पल को यकीन है कि रियासत की सरपरस्ती में हमलावर आपको निशाना बना सकते हैं और आईफोन को रिमोट के जरिए कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया में पैगाम शेयर करते हुए एक्स जो कि साबिक़ ट्विटर है उस पर कहा कि उन्हें कल रात एप्पल का ये एक वार्निंग सिग्नल मिला जिसमें कहा गया कि हमलावर उनके फ़ोन को निशाना बना सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मंगल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक तकरीब में सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन और स्टाफ को कौमी यौम इत्तेहाद का हलफ दिलाया। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम इत्तेहाद का एहतमाम किया जाता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और कई सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कामारेड्डी में रौनुमा हादसे में बेंगलुरु के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल रशादी जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जबकि इस हादसे में कार में सवार उनके एक साथी की मौत हो गई। यह हादसा कामारेड्डी में उस वक्त पेश आया जब वो अपने साथियों के साथ हैदराबाद जा रहे थे। बताया जाता है कि मौलाना की कार के सामने अचानक एक डीसीएम वैन आ गई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया और उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही देवनपल्ली पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मौलाना मोहम्मद रशादी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया, जबकि इस हादसे में हलाक उनके एक साथी की नाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी नाश को बेंगलुरु भेज दिया गया। साथ ही दीगर जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद रवाना किया गया। मौलाना की इयादत करने आज कई कायदीन पहुंचे, जिनमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर शामिल थे। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु के मजाफात में तेंदुए के रिहायशी इलाके में गश्त करने की इत्तला से मकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मालूम हुआ कि तेंदुआ रास्ता भटक कर जंगल से शहर की तरफ आ गया। ये तेंदुआ हफ्ते और इतवार को व्हाइट फील्ड इलाके में नजर आया और पीर के दिन जंगली जानवर अलग अलग इलाकों के पास देखा गया। तेंदुआ रिहायशी इलाके के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास नजर आया। महकमा जंगलात के हुकाम ने आवाम को मशवरा दिया कि वो रात के औकात में तनहा गुजरने से एहतियात करें। सोशल मीडिया पर तेंदुए के गश्त करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी बीवी की मौत के बावजूद शोहर के घर न आने पर बीवी के बरहम रिश्तेदारों ने शोहर के मकान के सामने ही बीवी को दफन कर दिया और मकान में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के कुप्पम मंडल के सिंगापुरम इलाके में पेश आया। इस बात की शिकायत शोहर ने पुलिस से की।
सिंगारापुरम गांव के चेन्नैया की दो बीवियां हैं। दूसरी बीवी रत्नम्मा कई वर्षों से अपने शौहर से दूर रहती थी। रत्नम्मा की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस बात की इत्तला शौहर को दी गई, ताहम वो आखिरी दीदार और आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भी नहीं पहुंचा, जिस पर रत्नम्मा के बरहम रिश्तेदारों ने मकामी लीडरों से रब्त किया। तमाम ने रत्नम्मा की लाश को लेकर शौहर के घर के सामने दफन कर दिया और बादशाह उनके घर में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।